नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल का फैसला टला। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई मुठभेड़, आर्मी कैप्टन शहीद। 20 अगस्त तक हो सकती है जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा। उड़ीसा में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का हुआ सफल परीक्षण। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का आया पहला बयान। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल का फैसला टला, खेल कोर्ट ने दी नई तारीख। हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट को ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, इसका अभी और इंतजार करना पड़ेगा। खेल कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने फैसला 16 अगस्त तक टाल दिया है। इससे पहले CAS ने 10 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखकर 13 अगस्त को फैसले की तारीख तय की थी। इस मामले में डॉक्टर एनावेले वेनेट को फैसला सुनाया था। वहीं आज अगर फैसला होता तो इसके बाद CAS में विनेश के वकील रहे हरीश साल्वे और भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख PT ऊषा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। वहीं इस मामले पर विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा कि हम विनेश का गोल्ड मेडलिस्ट की तरह ही स्वागत करेंगे। विनेश के संन्यास को लेकर उन्होंने कहा, जिस खिलाड़ी के साथ इतने बड़े स्तर पर ऐसा बर्ताव हो जाता है वह खिलाड़ी ऐसा फैसला ले लेता है। पेरिस से लौटने पर विनेश को पूरा परिवार मनाएगा और 2028 के ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू करेंगे। वहीं विनेश फोगाट के भारत लौटने के सस्पेंस से भी पर्दा उठ गया है। विनेश 16 अगस्त को स्वदेश लौटेंगी। सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट पहुंचने की संभावना है। एयरपोर्ट से वह अपने पैतृक गांव बलाली पहुंचेंगी। एयरपोर्ट से लेकर बलाली गांव तक विभिन्न स्थानों पर रेसलर का स्वागत होगा। वहीं पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी के बाद बाकी खिलाड़ी भारत लौट चुके हैं। एक दिन पहले विनेश के बाहर बैग के साथ स्पॉट किया गया था। चर्चा थी कि मंगलवार को विनेश भारत लौट सकती हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़, आर्मी कैप्टन शहीद। पिछले 5 दिनों में चौथी मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इसमें आर्मी के एक कैप्टन शहीद हो गए हैं, एक आतंकी भी घायल हुआ है। पिछले 5 दिनों में यह चौथी मुठभेड़ है। सेना ने बताया कि आतंकवादी हथियार छोड़कर भाग गए हैं। अमेरिकी M4 राइफल भी बरामद की गई है। 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी मिला है। आतंकी आकर क्षेत्र में एक नदी के पास छिपे हैं। 11 अगस्त को किश्तवाड़ जिले के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई थी। इस दिन उधमपुर में वसंतगढ़ के जंगलों में भी सेना और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी। इससे पहले 10 अगस्त को अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों की फायरिंग से हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा शहीद हो गए। 3 जवान और 2 नागरिक घायल हुए थे। इधर आतंकी घटनाओं पर दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं। इसमें NSA अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू में 3000 से अधिक सेना के जवान और BSF के 2000 जवान तैनात किए गए हैं। वही आतंकवाद से निपटने के लिए असम राइफल्स के करीब 1500 से 2000 जवान भी तैनात किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक हो सकता है चुनाव का ऐलान। अक्टूबर-नवंबर में हो सकती है वोटिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि आयोग यहां जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी बाहरी और आंतरिक ताकत चुनावी प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती। जम्मू कश्मीर के लोग देश को तोड़ने वाली ताकतों को करारा जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के अलावा इस साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में संभव है कि चुनाव आयोग
आयोग इन राज्यों के लिए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट का ये निर्देश जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसले का हिस्सा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके दिया जाए और वहां पर चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस किया जाए। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला फ्लाइट टेस्ट हुआ सफल। वायुसेना के सुखोई MK-1 फाइटर जेट से किया लॉन्च। भारत ने आज ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का पहला सफल परीक्षण किया है। इस बम को वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि फ्लाइट टेस्ट के दौरान ग्लाइड बम ने लॉन्ग व्हीलर आइसलैंड पर बनाए गए टारगेट को सटीक हिट किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गौरव हवा में लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। लॉन्चिंग के बाद यह ग्लाइड बम बेहद सटीक हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम की मदद से टारगेट की तरफ बढ़ता है। टेस्ट लॉन्च का पूरा फ्लाइट डेटा टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने कैप्चर किया। इस सिस्टम को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ने पूरे तट पर डिप्लॉय किया था। इस ग्लाइड बम को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने बनाया है। इसके पार्टनर्स अडानी डिफेंस और भारत फोर्स भी टेस्ट फ्लाइट के दौरान मौजूद रहे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D और DRDO के चेयरमैन समीर बी कामत ने DRDO की पूरी टीम को इस सफल परीक्षण की बधाई दी। आपको बता दें कि ग्लाइड बम का मतलब किसी उड़ते हुए हवाई जहाज से छोड़ा गया बम होता है। यह बम टारगेट के ठीक ऊपर की बजाय उससे कुछ दूरी पर ही छोड़ा जाता है, जिससे यह एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इन बमों को GPS के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना का आया पहला बयान। दंगाइयों को सजा मिले, मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूं। बांग्लादेश के PM पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने पहली बार बयान जारी किया है। हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें हटाने के पीछे की ताकतों और हिंसा करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने लाखों शहीदों के खून का अपमान किया है। मैं देशवासियों से न्याय चाहती हूं। शेख हसीना ने मांग की है देश में दंगाइयों को दंडित किया जाए। अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी न्याय की मांग की है, जो बांग्लादेश के संस्थापक भी थे। शेख हसीना ने अपने बेटे साजिद वाजिद के X अकाउंट पर बांग्ला भाषा में बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने अवामी लीग के खिलाफ तख्ता पलट को अपने पिता बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई शहीदों को घोर अपमान बताया है। अवामी लीग प्रमुख ने बांग्लादेशी नागरिकों से शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की सालगिरह पर 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का भी आग्रह किया। फिलहाल बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार काम संभाल रही है। इसका नेतृत्व मुख्य सलाहकार के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा, अंतरिम सरकार का मुख्य लक्ष्य सभी के लिए मानव अधिकार और बोलने की आज़ादी सुनिश्चित करना है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।